नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरा साइंस सेट प्रैक्टिस जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का चल रहा है उसका जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये 51 नंबर का जो है वो सेट प्रैक्टिस आज हम करवाने वाले हैं। बाकी 50 जो है वो हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है। इन चारों में से कौन भौतिक परिवर्तन है? क्या लकड़ी का जलना, या कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, या फिर कागज का टुकड़ा का जलना, या लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। तो क्या पूछ रहा है कि भौतिक परिवर्तन कौन है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होती है और भौतिक परिवर्तन क्या होती है हम आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, तो ये कागज का टुकड़ा का जलना जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की मापने की इकाई इनमें से कौन सी है। विद्युत प्रतिरोध मतलब कि जो विद्युत धारा का विरोध करता हो उसको हम क्या कहते हैं, तो विद्युत प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। तो उसकी जो होता है, क्या पूछ रहा है कि उसकी इकाई कौन होती है। क्या जूल होती है, ओम होती है, एम्पियर होती है, या वोल्ट होती है। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो क्या होती है, तो ओम होती है। क्या होती है, तो ओम होती है। जूल की बात कर ले तो जूल किसका होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर की बात कर ले तो विद्युत धारा का होता है, किसका, तो विद्युत धारा का होता है। और वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का होता है। किसका होता है, तो विभवांतर का होता है, ठीक है। और आप लोग को अगर ये बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जीके डिस्कशन ऑफिशियल के नाम से। तो आप लोग को वहाँ जो है वो क्लास जैसे ही अपलोड होता है तो आप लोग को फिर पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दो निकाय यानी कि दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या प्रतिकारक होता है, या हमेशा आकर्षक होता है, या आकर्षक या प्रतिकारक हो सकता है, या तटस्थ रहता है। तो दो निकाय के बीच में गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, तो आकर्षक उसको खींचता है और दूसरा उसको खींचता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो हमेशा आकर्षक रहता है। दोनों एक दूसरे के खींचने में लगे रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गतिज ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन है। गतिज ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन है। तो आप लोग को अगर कल वाला वीडियो देखे होंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होती है और स्थिति क्या होती है हम बता चुके हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन है। क्या चलती हुई कार, या विद्युत क्षेत्र में एक चार्जड कण, या फिर खिंचाव मुक्त रबर बैंड, या सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, ठीक है। चलती हुई कार तो इसमें भी गति होती है इसलिए गतिज ऊर्जा कहलाएगी। विद्युत क्षेत्र में मतलब किसी भी चीज को चार्ज करते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है यानी गति करते रहती है। और खिंचाव मुक्त रबर बैंड ये भी जो होता है वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कथन को छांटना है कि कौन से कथन सत्य है। क्या समय के साथ दूरी में परिवर्तन त्वरण कहलाती है, तो नहीं, ये तो गलत है। समय के साथ दूरी में नहीं बल्कि समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि वेग के विपरीत दिशा में त्वरण जो होता है वो धनात्मक होता है, तो नहीं, वेग के विपरीत दिशा में जो होता है वो क्या त्वरण क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य को छांटना है। तो वो पूछ रहा है कि वेग के विपरीत दिशा में त्वरण धनात्मक होता, तो धनात्मक नहीं होता बल्कि क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। क्या, तो ऋणात्मक होता है। और अगर उसी के दिशा में जाए तो क्या होगा, तो धनात्मक होगा। अगला कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति एक समान गति का उदाहरण है। तो हाँ, ये जो है वो सही है। स्वतंत्र रूप से गिर रही कोई वस्तु जो होता है कि गति एक समान गति जो होता मतलब कि एक समान गति से गिर रहा है, ठीक है।
अगला है कि त्वरण का मात्रक वेग के मात्रक के समतुल्य होता है, तो नहीं, समतुल्य नहीं होता, इसका मात्रक अलग होता है और वेग का मात्रक अलग होता है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन हो जाएगा, सही जो हो जाएगा वो सी वाला, कि ये स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की एक समान गति का जो है वो उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है। असंपर्क बल और संपर्क बल किसे कहते हैं, तो संपर्क बल जिसके संपर्क में आकर के बल लगाया जाता है। अगर किसी वस्तु पर बल लगाना है तो उसके संपर्क में अगर जा करके उसको बल लगाना है तो क्या क्या हो जाएगा, तो वो संपर्क बल कहलाएगा। और असंपर्क बल में क्या होता है कि दूरी से उसके ऊपर बल लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है, असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल, दो कलर थोड़ा सा चेंज है तो आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं हो तो वीडियो के बाद देखेंगे हम, ठीक है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल। और दूसरा कह रहा है कि चुंबक द्वारा लोहे पर लगाया गया बल, तो और दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और रस्सी को खींचते समय मनुष्य द्वारा लगाया गया बल। तो आज संपर्क बल का उदाहरण नहीं है, मतलब क्या पूछ रहा है कि संपर्क बल बताना है कि इनमें से कौन है। तो संपर्क बल कौन कौन हो जाएगा कि दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल। किसी भी सतह पर जब हम बल लगाएंगे, दो सतह पे अगर बल लगाना है तो वो तो टकराएगा तभी बल लगेगा, तो जब टकराएगा तो वो संपर्क में आएगा ही। तो एक क्या है, तो एक जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा जो होता है इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 4। दूसरा कह रहा है चुंबक द्वारा लोहे पर लगाया गया बल। अब चुंबक के द्वारा, चुंबक को देखते होंगे कि थोड़ा लोहा से दूरिये में रहता है फिर भी उसको नचा देता है, तो ऐसा क्यों होता है, वो दूरिये से लगाता है यानी कि उसको संपर्क में नहीं लेकर के ही बल लगा दिया जाता है। तो ये दोनों जो होता है ये दोनों असंपर्क बल के उदाहरण है, असंपर्क बल के उदाहरण है। लेकिन 1 और 4 क्या हो जाएगा, तो रस्सी को खींचते समय मनुष्य द्वारा लगाया गया बल। तो जब मनुष्य रस्सी खींचता है तो रस्सी के तो संपर्क में आता ही है तभी बल लगाता है उस पे। तो 1 और 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, तो ट्रक से तुलना की जाती है तो कार, मतलब कि कार में ज्यादा ऊर्जा होती है या फिर ट्रक में होती है, ये बताना है। तो ये अधिक, तो कार में जो होता है वो कम ऊर्जा होगी कि अधिक ऊर्जा होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कार में जो होता है क्या अधिक गतिज ऊर्जा होगी या अधिक स्थितिज ऊर्जा होगी या कम गतिज ऊर्जा होगी या अधिक यांत्रिक ऊर्जा होगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कार में ट्रक की तुलना में जो होता है वो कम गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी, तो कम गतिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पष्ट गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान किसके साथ घटता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी का मान जो होता है वो किसके साथ घटता है, क्या आयाम के साथ घटता है या वजन या क्षैतिज विस्थापन या ऊंचाई। तो पृथ्वी तल से ऊपर जाइए या पृथ्वी तल से नीचे जाइए, वो जी का मान जो होता है वो क्या होता है, तो घट जाता है। स्मॉल जी का मान क्या होता है, तो घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है और स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए अगला है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव इनमें से कौन सा है। प्राकृतिक गैस का जो है वो मुख्य अवयव इनमें से कौन सा है। तो प्राकृतिक गैस की बात कर लेते, ये ईंधन का मुख्य स्रोत माना जाता है। ये सब जो होता है वो लाखों करोड़ों वर्ष जो होता है वो पेड़ पौधे के पृथ्वी के अंदर दबे होने के कारण जो होता है ये ईंधन का रूप ले लेते हैं। तो ये प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव इनमें से कौन सा है, मतलब कि प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है। अगर मुख्य लगा दिया जाए तो क्या पूछ रहा है कि उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो क्या मीथेन पाया जाता है, एथिन या प्रोपेन या एथाइन क्या पाया जाता है। तो ये प्राकृतिक गैस जो होता है इसमें सबसे ज्यादा 80 से 90% जो होता है वो क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। इसके अलावे प्राकृतिक गैस में इसके मीथेन के अलावे जो होता है प्रोपेन ब्यूटेन जो होता है ये सब भी पाया जाता है, ठीक है।
तो इसके अलावा और क्या क्या पाया जाता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन ये सब भी पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस में कौन पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो मीथेन पाया जाता है, 80 से 90%। कितना? तो 80 से 90% पाया जाता है। और प्राकृतिक गैस है तो ये गैसीय अवस्था में ही रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से, एक पदार्थ की इन चार में से, मतलब कि पूछ रहा है कि एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, तो वह इनमें से कौन सा है? वह इन चारों में से कौन सा है जिसको अगर हम जल में जो है घोल करके अगर गर्म करते हैं तो वो उसका जो होता है विलेयता क्या होता है? घटेगी। तो इनमें से कौन सा है? क्या ठोस है, द्रव है, गैस है या धातु है? तो क्या हो जाएगा? गैस। इसका जो है वो घटता है। बाकी इन तीनों का जो होता है वो विलेयता क्या होगी? तो ठोस, द्रव और धातु की विलेयता बढ़ती है, लेकिन गैस की विलेयता क्या होती है? तो घटती है। अगला है, इनमें से कौन सी जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जीव या फिर पेड़ पौधों को सड़ने गलने के बाद लाखों करोड़ों वर्ष के बाद जो होता है वो ईंधन का रूप ले लेती है। तो क्या कह रहा है? जीवाश्म ईंधन, यानी कि जीवों के द्वारा जो बना है ईंधन बहुत दिनों के बाद, इसका जो होता प्रयोग जो होता है वो सीमित मात्रा में करना चाहिए। अगर आप सीमित तरीके से करते हैं तो क्या हो जाता है? तो ये जो होता है एक निश्चित समय के बाद खत्म भी हो सकती है, इसलिए इसको जो है बचा बचा करके यूज करना चाहिए। तो ये कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो क्या कोयला या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या यूरेनियम? तो कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस ये सब जो होता है वो पेड़ पौधे या जीव जंतु के मरने के बाद लाखों करोड़ों वर्ष के बाद जो होता है पृथ्वी के अंदर से उच्च ताप और उच्च दाब के कारण जो होता है ये किसका रूप ले लेता है? तो कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का रूप ले लेता है। तो ये सब क्या हो गया? तो ये तीनों जो हो गया वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। लेकिन यूरेनियम जो होता है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो यूरेनियम क्या है? तो यूरेनियम की बात कर ले तो यूरेनियम एक धातु है। क्या है? तो ये श्वेत चमकदार धातु है, श्वेत चमकदार धातु है। और यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो परमाणु संख्या 92 होती है। कितनी होती है? तो 92 होती है। और इसका जो होता है संकेत यू होता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज जो होता है वो नाभिकीय अभिक्रिया में, यानी कि विस्फोट वगैरह कराने में जो होता है यूरेनियम का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब यूरेनियम की बात कर ले कि तो यूरेनियम जो है इतना जो है अच्छा धातु है, तो ये फिर कहाँ मिलता है? तो ये सबसे ज़्यादा जो होता है वो कजाकिस्तान में मिलता है। इसका यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा जो होता कहाँ मिलता है? तो कजाकिस्तान में। और अपने इंडिया की बात कर ले तो हमारे इंडिया के अंदर जो होता है वो सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम जो होता है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। वो भी कहाँ देखने को मिलता है? इंडिया में। तो इंडिया में जो होता है यूरेनियम आंध्र प्रदेश में पहला नंबर पर देखने को मिलता है और थोड़ा बहुत झारखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यूरेनियम जो होता है अगर देश पूछ दे तो कहाँ पाया जाता है? तो देश में कजाकिस्तान। और अगर अपना इंडिया में पूछ दे तो आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? तो राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, इंडिया के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बार्जीलियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित होता है। मतलब कि बार्जीलियस विधि के द्वारा तो कृत्रिम पेट्रोल को बनाया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से बनाया जा रहा है? क्या वनस्पति तेल और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया करा करके, या कोयला और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया करा करके, या एल्कीन से हाइड्रोजन का निकलना, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बार्जीलियस विधि के द्वारा जो कृत्रिम पेट्रोल तैयार किया जा रहा है वो किसके द्वारा? तो कोयला और हाइड्रोजन के बीच, दोनों के बीच अभिक्रिया जब कराई जाती है तो पेट्रोलियम, कृत्रिम पेट्रोलियम जो होता है बनके तैयार हो जा रहा है। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सा हास्य गैस है? हास्य गैस मतलब कि अगर ये गैस जो होता है कहीं
छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, तो लोग हंसने लगता है। तो हास्य गैस कौन सा है, क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, या नाइट्रस ऑक्साइड है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हास्य गैस जो होता है वो कौन सी हो जाएगी। तो हास्य गैस की हम बात कर ले तो क्या, तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये हास्य गैस की हम बात कर ले तो ये जो होता है वो किसने खोजा था, तो जोसेफ प्रिस्टले ने, जोसेफ प्रिस्टले जो इंग्लैंड के थे, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले ने खोजे थे, ये कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो जोसेफ प्रिस्टले ने, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना, क्योंकि बार बार जो होता है वो एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ करके नहीं देगा क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन देता पूछ पूछ के तो फिर आज जो है वो कोई कोचिंग वाला क्या होता, सब आराम से उसी से सेटिंग करवा लेता कि भाई पहले बता दो कि कौन क्वेश्चन पूछेगा। अगला है सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है। ये क्वेश्चन देखिए दरोगा के मेंस में आया था, अभी 25 को जो एग्जाम हुआ है वो मेंस में आया था कि वो कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में मौजूद होते हैं। क्या नाइट्रोजन, या सल्फर, या ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन। वह सभी अम्लों का साझा तत्व, यानी कि सभी अम्लों में ऐसा कौन सा तत्व है जो पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो होता है वो सभी अम्लों में पाया जाता है। हाइड्रोजन की बात कर ले तो हमारे ये आवर्त सारणी के सबसे पहले नंबर के तत्व हैं, आवर्त सारणी के सबसे पहले नंबर के तत्व है, और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व कहलाता है। और इसकी परमाणु संख्या की बात कर ले तो 1 होती है, और परमाणु भार की बात कर ले तो 1.008 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है वो आवर्त सारणी का फर्स्ट तत्व है। इसको जो होता है वो क्या कहते हैं, तो इसको ये सबसे हल्का तत्व होता है, सबसे हल्का तत्व होता है। और कई क्वेश्चन जो है वो दरोगा मेंस में लड़ा है इससे साइंस से, जिससे कि मैं पढ़ाई हूँ, तो मैं खुद दी हूँ एग्जाम, तो हमको अच्छी तरीके से पता है कि कहाँ से क्वेश्चन क्या आया है और क्या नहीं आया। आप लोग जो है वो मिला भी सकते हैं, ठीक है। इसका परमाणु भार जो होता है कितना होता है, तो 1.008 होता है। ये 25 क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन इसके अलावे भी जो बताते हैं उन सभी को भी लिखना है, क्योंकि माइंड तुरंत सुनते हैं और फिर वो माइंड में उतना दिन तक याद थोड़े रहता है। और कोई भी देखते हैं, हम भी जो है वो स्टूडेंट ही हैं, हम भी कोई ये नहीं है, तो उसमें क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि चलो एक बार वीडियो देख ही लिए हैं तो अब क्या दोबारा देखना है, और वैसे में क्या होता है कि आदमी भूल जाता है। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप एक ही बार में आपको नेट भी नहीं खर्चा होगा, और एक ही बार जब देखते हैं तो उसी टाइम लिख लिया करिए, और वो अब लिख लेंगे तो हर एग्जाम में काम देगा आपको, जरूरी नहीं कि किसी एक एग्जाम में ही होगा, ठीक है। तो लिखिए, लिखने से ज़्यादा याद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह तत्व जिसका परमाणु संख्या व परमाणु भार समान होता है, क्या ऑक्सीजन का, लिथियम का, या फिर क्लोरीन का, या फिर हाइड्रोजन का। तो किसका जो होता है परमाणु संख्या और परमाणु भार बराबर होता है, तो ये ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। 7 मतलब क्या, तो ये पानी को उदासीन माना जाता है, क्या, तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, और पानी जो होता है वो उदासीन का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। अगला है कि समूह 18 के तत्व को किस नाम से जाना जाता है। समूह 18 के तत्व को किस नाम से जाना जाता है, क्या क्षार धातु के नाम से, या क्षारीय भू धातु के नाम से, या हैलोजन के नाम से, या फिर अक्रिय गैस के नाम से। तो ये क्या है, वर्ग समूह 18 के तत्व को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से, तो अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, या फिर इसी का नाम जो होता है वो उत्कृष्ट गैस होता है, क्या, तो उत्कृष्ट गैस, या फिर नोबेल गैस इसी को कहा जाता है, क्या, तो इस वर्ग के समूह को नोबेल गैस, या उत्कृष्ट गैस, या फिर अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। इनमें जो होता है वो 6 तत्व पाए जाते हैं, कहीं कहीं 7 भी दिया रहता है, ठीक है। हीलियम जो है वो नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, ये सब जो होता है वो इसी का
इसी के जो होता है अंदर होता है समूह, इसी वर्ग समूह 18 के अंतर्गत आते हैं। और इसकी बात कर ले तो ये अस्थाई होते हैं, ये जो होता है वो जल्दी किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। और इनकी संयोजकता जो होता है वो कितनी होती है, तो शून्य होती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अक्रिय गैस या फिर नोबेल गैस की संयोजकता कितनी होती है, तो ये शून्य होती है। तो संयोजकता कितनी होती है, तो संयोजकता जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है। अगला है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, क्या ए, डी, ई या फिर सी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि बी के अंतर्गत जितने भी आते हैं B1, B2, B3 ये सब बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो इसमें सी दे रखा है तो सी हो जाएगा, लेकिन बी और सी दोनों रहता है, बी और सी जल में घुलनशील होता है, बी और सी क्या होता है, तो जल में घुलनशील होता है। और ए डी ई के, ए डी और ई के ये वसा में घुलनशील होता है। तो जिसके बॉडी में अगर वसा कम है, अगर जिसके बॉडी में वसा कम है तो वो दुबला पतला दिखता है। ठीक है। और वसा कम रहता है तो इतना सारा विटामिन आप लीजिएगा लेकिन वो घुलेगा नहीं आपके बॉडी में, क्योंकि वसा की मात्रा कम होती है बॉडी में। और जिसके बॉडी में वसा ज़्यादा होता है उसके जो होता है वो ये सब अगर प्रोटीन लिया, विटामिन लिए जाते हैं तो क्या होता है, तो वो उसके शरीर में घुलता है और उसको मजबूती देता है। तो इसलिए देखते होंगे कि मोटा इंसान जो रहता है, मोटे जो रहते हैं वो और मोटे होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसी के कारण होता है। ठीक है। कि अगर पतला वाला में क्या होता है, तो पतला में जो होता है, पतले लोग में वो ये वसा जो होता है वो कम होता है, और वसा कम होने के कारण ये सब जो होता है वो ए डी ई के प्रोटीन तो विटामिन तो जाते हैं लेकिन उसमें घुल नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो पतला का पतला ही रहता है। ठीक है। और ये बी और सी की बात करें तो ये जो होता है हमारे बॉडी में अस्थायी रूप से नहीं रहते, क्योंकि जो होता है वो मलमूत्र और ये, क्योंकि ये जल में घुलनशील रहता है तो जल हमारे बॉडी से पसीना वगैरह सब के तहत निकलते रहता है, तो जिसके कारण क्या होता है, तो इसका स्थानांतरण होते रहता है। ठीक है। अगला है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, क्या ल्यूकोडर्मा के नाम से, या ल्यूकेमिया, या एनीमिया, या हीमोफीलिया। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। क्या, तो ब्लड कैंसर या फिर अस्थि मज्जा कैंसर। ये ल्यूकेमिया जो होता है वो ब्लड कैंसर या अस्थि मज्जा कैंसर, अस्थि मज्जा कैंसर को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अगर ल्यूकेमिया हो गया है तो ये आपके बॉडी में क्या करता है, तो श्वेत रक्त जो होता है WBC जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, RBC से ज़्यादा WBC बनने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए एक ऑप्शन जो होता है वो और दे दीजिए। ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है, बिडाल टेस्ट। तो टाइफाइड जो होता है हो जाएगा तो कौन सा टेस्ट होता है, तो उसकी जांच कराने के लिए बिडाल टेस्ट, तो ये सही है। डिक टेस्ट जो होता है वो स्कारलेट फीवर, कोई फीवर के नाम है जो होता है वो स्कारलेट फीवर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो डिक टेस्ट किया जाता है। कौन सा, डिक टेस्ट किया जाता है। टोर्निकेट टेस्ट जो होता है वो डेंगू बुखार के लिए किया जाता है। ठीक है। और RH फैक्टर टेस्ट जो होता है वो गठिया के लिए, RH फैक्टर टेस्ट गठिया रोग के लिए किया जाता है। तो ये सभी सही है। तो आप लोग को एक बार में नहीं याद कीजिए, अगर नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा करके याद करते जाना। यही सब क्वेश्चन जो होता है वो आदमी को फंसाता है, इसमें से एगो याद है, बाकी किसी को पूरा नहीं याद रहता, 1-2 गो याद रहता है। ठीक है। अगला है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से क्या होता है। दुधारू पशुओं में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है, क्या मिल्क फीवर रोग होता है, या खुरहा, या एंथ्रेक्स, या बोवाई फ्लू होता है। तो अगर दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, मिल्क फीवर नाम का रोग हो जाता है, मिल्क फीवर।
अगला है कि मिनी माता व्याधि यानी कि मिनी माता रोग का मुख्य कारण क्या है? आर्सेनिक विषाक्तता यानी कि आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा मात्रा में होने के कारण, या फिर शीश विषाक्तता, या फिर पारद विषाक्तता, या कैडमियम विषाक्तता। तो ये मिनी माता रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो मिनी माता की बात कर ले तो ये मिनी माता जो होता है वो किसके कारण होता है? पारद विषाक्तता, मतलब कि पारद जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होने से क्या होता है? तो ये मिनी माता रोग होता है। और ये मिनी माता की बात कर ले तो ये सबसे पहले जापान के मीनामाता शहर में, जापान के मीनामाता शहर में देखा गया था। ठीक है, यह रोग जो होता है वो सर्वप्रथम जापान के मीनामाता शहर में, जापान के मीनामाता शहर में देखा गया था। इसी के नाम पर जो होता है, मीनामाता शहर के नाम पर ही ये रोग का नाम जो होता है वो मिनी माता पड़ा है। ठीक है, तो ऐसा करके क्वेश्चन भी दे सकता है कि बताइए मिनी माता जो होता है वो किस शहर के नाम पर या फिर किस देश के नाम पर जो होता है वो इसका नाम रखा गया है? तो किसके? तो जापान के मीनामाता शहर के नाम पर इसका नाम मिनी माता रखा गया है। अगला है, इनमें से कौन सा किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद कहिए या फिर कंपोस्ट कहिए। तो जैविक खाद मतलब जिसमें केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया, केमिकल पदार्थ यानी कि इसका प्रयोग नहीं किया गया है, तो किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या नीम को, या फिर एजोला को, या यूरिया को, या पोटेशियम को? तो ये यूरिया वगैरह ये सब में क्या होता है? तो ये जो होता है वो रासायनिक पदार्थ से बनाए जाते हैं मिला करके, लेकिन एजोला जो होता है, एजोला क्या है? तो ये जैविक खाद का उदाहरण माना जाता है। जैविक खाद की बात कर ले तो ये जो होता है वो गोबर उबर के सड़ाने से बनता है। घास वगैरह गोबर ये सब को सड़ाने से जो होता है वो देहाती एरिया में ये सब जो होता है वो गांव वाले लोग वो खुद के लिए बनाते हैं बहुत बड़े बड़े एरिया में, ताकि अपने खेत को अच्छे तरीके से वो खाद तैयार करके उसको दे सके। और इससे जो होता है वो तैयार होते हैं जो भी खाद्य पदार्थ वो जो होता है वो काफ़ी हम लोग के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कोई भी रासायनिक जो होता है पदार्थ नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है कि निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है? निम्न प्रदूषकों में से कौन सा जैव विघटित है? क्या पारा है, या बाहित मल है, या प्लास्टिक है, या एस्बेस्टोस है? तो इनमें से कौन निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है? मतलब किसको जो होता है वो आसानी तरीके से जो होता है वो अपघटित किया जा सकता था। वाहित मल जो होता है इसके कीड़े मकोड़े के द्वारा जो होता है इसके जो प्रदूषण करने की क्षमता होती है इसको कम कर देती है, लेकिन ये पारा, प्लास्टिक, एस्बेस्टोस हमारे वायुमंडल को जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करती है। तो वही प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है? तो जैव विघटित कौन सा है? तो ये वाहित मल है। अगला है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है। जब भूख लगता है, कभी कभी देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो क्या होता है कि जब भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, क्या ग्लाइकोजेन का, या वसा का, या रुधिर प्रोटीन का, या फिर पेशी प्रोटीन का? किसका प्रयोग जो है वो करता है सबसे पहले? तो ये क्या करता है? ग्लाइकोजेन का। तो ग्लाइकोजेन जो होता है वो कहाँ रहता है? तो ये यकृत में जमा रहता है। ठीक है, और ये यकृत में जमा रहता है और ये फिर जो होता है वो ग्लूकोज में बदल करके ग्लूकोजेन नामक हार्मोन के द्वारा जो होता है उसको ग्लूकोज में बदला जाता है। किसको? तो ग्लाइकोजन को। और उसके बाद जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में हमारे बॉडी को मिलती है। तो भूख लगती है तो क्या सबसे पहले लेते हैं? तो ग्लाइकोजेन। और ग्लाइकोजेन कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में। जैसे कि किसी किसी का फास्टिंग रहता है किसी दिन, तो उस दिन तो खाना नहीं खाया जाता है, तो आदमी कि क्या होता है अगर वैसे खाना नहीं खाएगा तो उसके शरीर में कोई शक्ति ही नहीं रहता है। तो यही जो होता है अगर ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा ले ली जाती है तो यकृत जो होता है वो क्या करता है? तो उसे ग्लाइकोजेन के रूप में परिवर्तित करके अपने अंदर संचित रखता है, ताकि अगर कभी खाना वगैरह नहीं खाता है वो लोग, तो क्या होता है उसको जो होता है वो तत्कालीन ऊर्जा के रूप में दिया जा सकता है ग्लूकोज में फिर से बदल करके। ठीक है, तो आप लोग को अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है
तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। ये 25 तो क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगता है। तो अगर मेरा मेहनत आप लोग को दिखता है तो प्लीज़ हमको भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। इतना ही बोलूँगी, तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।